नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है संतोष। बिहार के रहने वाले हैं और ये जो घटना उनके साथ में घटी थी ना, साल था 2001 का और नौकरी की तलाश कर रहा था। मेरे परिवार में मेरा बड़ा भाई और छोटी बहन थी। माता पहले गुजर चुकी थी और पिता भी अब उनका हालत ख़राब था। खर्चा बढ़ा हुआ था, डबल डबल चिंता थी, पापा का इलाज का और ऊपर से छोटी बहन का शादी का। बड़े भाई का भी कुछ ही महीने हुए अब एक लड़की रिश्ता देखा हुआ था, लेकिन वो चाहते थे कि पहले छोटी बहन का शादी कर ले और इसके बाद अपना या फिर मेरा शादी हो। तो चलिए दोस्तों, विस्तार से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर संतोष के साथ में ऐसा क्या घटा था, क्या हुआ था, उन्हीं की शब्दों द्वारा। दोस्तों, मेरा नाम तो आप जान ही चुके होंगे। मेरा नाम तो संतोष है ही है। हाँ, मैं उन दिनों बहुत परेशानी में मेरा परिवार फंसा हुआ था। पापा का तबीयत खराब हो गया। उन दिनों मेरा जो घर का हालात था ना, कुछ सही नहीं चल रहा था। मेरे बड़े भाई भी परेशान थे और मैं भी परेशान था। मेरी जो पापा का तबीयत थी वो ज़्यादा ही बिगड़ी हुई थी, इलाज चल रहा था और ऊपर से बड़े भाई साहब के लिए रिश्ता भी आया हुआ था। लड़की अच्छी भी थी, लेकिन बड़े भाई बिल्कुल उस रिश्ते को अब कहने लगे कि नहीं, अभी मैं नहीं कर सकता। अभी तो मेरे छोटे बहन का शादी होगा और तब मैं शादी करूँगा, उसके बाद संतोष का नंबर आएगा। बड़े भाई जो थे ना, बड़े ही समझदार व्यक्ति थे। वो जो घर गृहस्थी था ना, सब अपने कंधों पर सारा बोझ उठा लिया था। मैं तो बस उनका साथ भी नहीं दे पाता था। वो कहते थे कि संतोष चल मेरे साथ में मजदूरी करते हैं। मैं थोड़ा पढ़ा लिखा था ना, तो मैं सोचता था कि इतना पढ़ कर के और मैं फिर वही मजदूर वाला काम करने जाऊं। मेरा जो ज़मीर था ना, गवारा नहीं करता था और मैं जाता नहीं था। आखिर मेरे बड़े भाई थे, ज़्यादा अब कुछ बोलते तो नहीं थे, बस कहते थे कि संतोष देखो, अब सारा ही बोझ मेरे कंधे पर आ गया है। तुम तो कम से कम मेरा साथ दो। तुम तो समझदार हो, पढ़े लिखे भी हो, ऐसे तो घर बार चलेगा नहीं। देखो, बहन की शादी करनी है, पापा के इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, तो कुछ तो तुम मेरी मदद करो ना। काम करोगे तभी तो बात बनेगी। मैं बात तो समझ रहा था, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं। इतना पढ़ा लिखा भी नहीं था, 10वीं पढ़ाई कोई पढ़ाई थोड़ी होती है। और मैं शहर में जाना नहीं चाहता था। मैं कुछ अपने दोस्तों से बात भी किया था, तो उन्होंने कहा था कि चल मेरे साथ में, मैं जिस फैक्ट्री में काम करता हूँ उसमें काम लगवा दूंगा। लेकिन मैं अपने पापा, अपने भाई और अपने गांव को छोड़ करके मैं दूर शहर में जाना नहीं चाहता था। ना जाने वहाँ कैसा माहौल हो, कैसे कैसे लोग मिले। मैं डरता था बाहर गांव जाने के नाम पर। अब मैं मन ही मन अब सोच लिया था कि जो कुछ करना है ना, गांव में करना है। हमारे ही गांव के एक चाचा थे जो पास के रेलवे स्टेशन पर जा कर के अंडा चाय की दुकान लगाते थे। दोपहर को निकलते थे वो 3 बजे और फिर रात को 10-11 बजे तक अपना दुकान वहाँ लगा करके फिर लौट आते थे। उनकी अच्छी भली कमाई हो जाती थी। मैं भी कभी जब स्टेशन जाता था तो उनके यहाँ मैं गर्मा गर्म अंडे जरूर खाता था, चाय पीता था। मैं ऐसे ही एक दिन जिक्र कर लिया था कि चाचा, आप तो यहाँ काफ़ी दिनों से हो, तो मेरे लिए कोई काम देखो ना। मैं अपनी मजबूरी बताया। आपको तो पता ही कि मेरे घर का हालात कैसा चल रहा है। खर्चा बढ़ा हुआ है, आमदनी का सिर्फ एक सोर्स मेरे भैया हैं और वो भी परेशान हो चुके हैं। कितना बोझ उठाएंगे, कितना हम लोग उन पर बोझ डालेंगे। हमारा भी कुछ हक बनता है। चाचा मेरी बात सुन रहे थे, कहने लगे क्या करेगा तू। मैं कहने लगा कि ऐसा कुछ काम मिले योग्य, मैं बिल्कुल करूँगा। चाचा जानते थे कि मैं 10वीं पढ़ा लिखा हूँ। सोचने लगे और कहने लगे कि तू 2-3 दिन के बाद आ, मैं कोई ना कोई तेरे लिए काम देखता हूँ, सोचता हूँ, बातचीत करता हूँ। उम्मीद है कि कोई ना कोई काम मिल जाएगा। मैं मन ही मन बड़ा खुश हो गया था। चाचा से बात करके मन भी हल्का हो गया था और चाचा मेरे से प्यार भी करते थे, पड़ोस के रहने वाले थे। तो जब भी मैं जाता था उनके मिलता जरूर था। चाचा कुछ बात बनी तब वो कहते थे कि थोड़ा सा और वक्त दे बेटा, मैं छानबीन में लगा हुआ हूँ,
और जैसे कोई काम मिलता है ना, मैं तुझे बताता हूँ। इसके बाद मैं फिर एक दिन अब पहुँचता हूँ शाम के टाइम में। चाचा के पास में एक ग्राहक लगे हुए थे, उबले अंडे बेचते थे, चाय भी बेचते थे। तो मैं थोड़ा इंतज़ार किया। अब इसके बाद वो मुझे देख लिए थे, इशारा कर दिए थे कि थोड़ी देर रुक जा। जब ग्राहक निपट जाते हैं तब मैं जाता हूँ। तो चाचा पहले अंडे मुझे छिल के देते हैं कि पहले अंडा खा। मैं अंडा खाता हूँ, लेकिन सोचता रहता हूँ कि आज भी मुझे शायद अभी कुछ बता नहीं रहे हैं, शायद कोई काम बना नहीं है। अंडा उंडा खा करके अब मैं हाथ झाड़ते हुए अब कहने लगा, चाचा क्या मैं गांव लौटूं, जाऊं मैं? तब कहने लगा, अरे बैठ ना, तेरे लिए मैं काम एक देखा हो। जब वो बोलती है ना तो मुझे बड़ा उनकी बात अच्छा लगता है कि चलो मेरे लिए तो कोई काम देखे होंगे। मेरी जिज्ञासा बढ़ती है कि चाचा कैसा काम है, कौन सा काम मुझे करना पड़ेगा। मैंने ज़िंदगी में पहले कभी कोई काम ही नहीं किया था। अब पहला जो काम का एक्साइटिंग होता है ना, वो मुझे अब आ गया था। मैं चाचा से बार बार पूछ रहा था कि चाचा कैसा काम है, कौन सा काम आप मेरे लिए ढूंढे हो, कौन सा काम देखे हो। चाचा कहने लगे कि थोड़ी देर बैठ तो सही। अब मैं उनके पास में बैठ जाता हूँ, फिर ग्राहक का भीड़ लग जाती है और जब तक वो निपटाते हैं ना, अंधेरा होने लगता है। और मैं बस उनकी बाट ही देख रहा था, कब बताएंगे, कब मैं अपने घर जाऊँगा। और वहाँ से घर मेरा 2 किलोमीटर की दूरी पर था, रेलवे लाइन से थोड़ा सा अलग हट करके। रेलवे लाइन से ज़्यादा दूरी नहीं था। और वैसे वहाँ पर ऐसा कुछ बात नहीं था, कभी भी मैं भूत प्रेत को देखा नहीं था, ना मैं भूत प्रेत से डरता था। तो भूत प्रेत के नाम से मुझे कोई डराता भी था ना, तो मैं कभी डरता नहीं था। मैं देखा नहीं था, ना मैं इन शक्तियों पर विश्वास करता था। 10वीं तक पढ़ा था, किताब में कहीं नहीं लिखा था कि भूत प्रेत होते हैं। मुझे लगता था कि भूत प्रेत सब अफवाह है, ऐसा कुछ चीज़ तो होता ही नहीं है। खैर अंधेरा हो चुका था। अंधेरा होने के बाद में 1-2 ग्राहक और आ गए। चाचा, मैं पूछता था, चाचा मैं घर जाऊं, आप मुझे बताओ ना। तब कहने लगे कि मैं बताता हूँ ना। आखिरकार अंधेरा हो चुका था। मेरे मन में उत्साह जो था ना, धीरे धीरे ठंडा होने लगा कि बात क्या है। चाचा कह रहे हैं कि रुक जा, बता भी रहा हूँ, अब बता भी नहीं रहे। आखिरकार ग्राहक जब हटते हैं तब चाचा से कहता हूँ कि चाचा मजाक कर रहे हो या वाकई में मेरे लिए कोई काम देखे हो। तब कहने लगे कि देख, काम तो मैं देखा हूँ, बातचीत भी हो गई है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। उस जगह पर तुझे काम लगाने के लिए मेरी इच्छा नहीं हो रही है, इसलिए मैं संकोच कर रहा था। मैं पूछने लगा कि चाचा, जब आपने काम मेरे लिए देख लिया है तब संकोच क्यों कर रहे हो? ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर नहीं सकता? चाचा कहने लगे, बात ये नहीं बेटा, काम तो मैं ठीक ही ठाक देखा हूँ, लेकिन जिस जगह पर तुझे काम करना है ना, वो जगह मेरी कुछ जमी नहीं। कुछ मैंने अफवाह भी सुनी है उस जगह के बारे में। तब मैं हैरानी से पूछने लगा चाचा से कि ऐसी क्या अफवाह सुनी, कौन सा काम है, कुछ तो बताइए चाचा। तब कहने लगे, देख बेटा, मैं काफ़ी देर से अब कोशिश कर रहा था कि तुझे बताऊं ना बताऊं। मन थोड़ा अलग सा विपरीत जा रहा था। मन कर रहा था कि नहीं, ये काम तेरे लिए जोग नहीं है, लेकिन तेरी जो मजबूरी देख करके अब आसपास में इससे बढ़िया काम तो मिलने वाला नहीं है। मैं 2 पेच में फंसा हुआ था। चल अब मैं तुझे बताता ही। कहने लगे कि थोड़ा दूर जाने के बाद में वो लंबा सा बाउंड्री देख रहा है। मैंने बोला, हाँ चाचा, लंबी सी बाउंड्री है, अंदर में कुछ गोदाम है, कुछ फैक्ट्री जैसा है। कहने लगे, हाँ हाँ वही चीज़ है, वही गोदाम है, वही फैक्ट्री जो तू समझ ले, उसी में मैं तेरे लिए चौकीदारी का काम देखा हूँ। चौकीदारी रात की है, लेकिन मैं तो काम देख लिया, लेकिन मैं जब उस जगह का पता करने लगा ना कि कैसा काम है, मेरा भतीजा वहाँ रुक पाएगा कि नहीं रुक पाएगा, ये मैं जानकारी लोगों से इकट्ठा किया। आखिरकार नाइट की ड्यूटी वहाँ गार्ड क्यों नहीं रुकता है? दिन में तो गार्ड होता है, लेकिन रात में क्यों नहीं रुकता वहाँ पर कोई? ये मुझे अंदर से जिज्ञासा थी और मुझे पता नहीं चल रहा था। जिससे पूछता था कि भाई मुझे नहीं मालूम, शायद रात में यहाँ कोई रुकता नहीं होता, इतनी बड़ी जगह है, शायद अकेले डर जाता होगा, यही होता होगा। मैं अंदर ही अंदर पूरा जानकारी ले रहा था। तब मुझे सूत्रों से पता चला कि उस जगह जो है ना, हॉन्टेड है। रात के टाइम में फैक्ट्री का कुछ हिस्सा जो है, जहाँ पर पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं,
एक पुराना कुआं भी है। वो जो जगह है ना, वहाँ पर आत्माओं का वास है। जो पुराना गार्ड था ना, जो नाइट ड्यूटी कर रहा था, अब मेरी दुकान पर आया था और उसको मैं जानता था। उससे मैं पूछा कि भाई आजकल तुम कहाँ काम करते हो और उस फैक्ट्री में क्यों काम छोड़ दिया। और तब कहने लगा, चाचा क्या बताऊँ मैं तो बड़ा आराम की नौकरी थी, बस एक आध घंटे जागना था और सारी रात सोना था। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। लेकिन एक रात में जब सोया हुआ था ना, और तब मुझे ऐसा लगा कि जहाँ पर कुआं है ना, जहाँ पर पेड़ वगैरह है, वहाँ पर आत्माओं का मुझे झुंड दिखाई दिया। आज सही कहूँ चाचा ना, कि मैं उन भूत प्रेत को देख करके एकदम भयभीत हो गया था। फिर मैं कभी भी उस जगह पर नौकरी करने नहीं गया। चाचा बताते रहे और उनकी जब बात खत्म हुई ना, तो मैं तो जोर से हंस पड़ा था। कैसी बात कर रहे हो चाचा, किस जमाने की बात कर रहे हो? अरे भूत प्रेत कहाँ होता है? आपने कभी भूत प्रेत देखा है? तब चाचा मेरी तरफ देख रहे थे कि नहीं, सुना जरूर है। यानी कि सुनी सुनी बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अरे अच्छा वाला काम है, बगल का बगल में है और हमें कोई इधर उधर भागना भी नहीं है। और रात का मामला है, रात का चौकीदारी का, मैं तो आराम से कर लूँगा। एक दो घंटे अब जा कर के सारा रात तो सोना ही है और सुबह उठ कर के अपना घर आ जाना है। कौन सी बड़ी बात है, मैं कर लूँगा काम को, आप बात कर लो, फाइनल कर लो। पैसा कितना मिल रहा है? चाचा बताने लगे, मैं पैसे वैसे की सब बात कर लिया हूँ, पैसा ठीक ही ठाक मिल रहा है। पैसा जब पता लगता है तो मैं भी खुश हो जाता हूँ। पहली पहली नौकरी और पैसा, अब एक कल्पना करने लगा था। मैं कल्पना में उड़ान भर रहा था कि मैं ये काम तो ज़रूर करूँगा और फिर महीने दिन में मेरे पास में नोटों को गड्डी मिलेगी। जैसा मैं अब सपने में जैसे देख रहा था, कल्पना कर रहा था। अब पहली नौकरी थी ना, तो एक्साइटिंग तो होना ही था। लेकिन चाचा कह रहे थे कि बेटा पहले अपने भाइयों से पूछ ले, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे वजह से तेरा को कोई नुकसान हो। तेरे पास में अभी वक्त है, एक आध दिन में और टाल दूंगा, मैं बोल दूंगा कि थोड़ा सा और टाइम दीजिए। तू अपने परिवार में पूरा सलाह कर ले और फिर तू मुझे बताना, और फिर तो नौकरी पक्की है। उनकी बात सुन करके मैं थोड़ा हैरान तो ज़रूर हुआ था। और इसके बाद घर लौटता हूँ और मैं अपने भाई से भी बात करता हूँ, अपने छोटी बहन से भी बात करता हूँ, अपने पापा से भी बात करता हूँ, सारी बात बताता हूँ, एक भूत का किस्सा छोड़ करके। अब सारा परिवार राजी हो गया था कि ठीक है भैया, मेरी बहन कह रही थी कि तो पास के पास में है, कहीं दूर भी नहीं जाना है, और पैसा भी ठीक ठाक मिल रहा है और ऊपर से आपको सोने के भी मिल रहा है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। मुझे परिवार वालों से मंजूरी मिल गई थी। और इसके बाद मैं चाचा के पास जाता हूँ और चाचा से कहता हूँ कि परिवार वालों ने मंजूरी दे दी है, आप चिंता मत करो, बस नौकरी लगा दो। नौकरी मेरी लग जाती है। रात का बस मुझे जाना था और एक आध राउंड मारना था उसमें, और फिर आराम से सो जाना था। सुबह उठना था और फिर जब सुबह वाला गार्ड आ जाए चाबी हवाले करना था और फिर अपने घर आ जाना था। बस यही काम था। मैं तो बड़ा खुश हो गया था। पहली रात मैं बड़े आराम से सोया। कोई भूत प्रेत मुझे कोई भी नहीं दिखाई दिया। मैं उस पुराने कुएं पर भी गया था। उस कुएं का भी जिज्ञासा थी कि चलो एक बार देख के आते हैं। मैं टॉर्च की रोशनी से जला जला करके अंदर तक देखा। कुआं बहुत गहरा था और बिल्कुल शांत था। कहीं भूत प्रेत होता, उसका अस्तित्व होता तो मुझे ज़रूर दिखाई देता। उन बगीचा में जो पेड़ पौधे लगे थे कुएं के बगल में, मैं हर जगह रात को छानबीन कर लिया था, लेकिन ऐसा कोई चीज़ मुझे अब शक में नहीं आ रहा था कि यहाँ कोई भूत प्रेत हो सकता है। अब इसके बाद मैं चैन की नौकरी करने लगा। एक आध घंटा राउंड मारता, आराम से अपना आकर के केबिन में, अब फिर खर्राटे मार कर सो जाता। सुबह उठता, अपना सुबह के गार्ड को चाबी देता और गार्ड मुस्कुरा के पूछता कि सब कुछ सही सलामत है ना, रात में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। मैं भी उसको हंस करके जवाब देता था। वो भी जानता था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन मैं उसको हैरत में डालता था। नहीं, बड़े मज़े में, मैं तो रात को आराम से सोता हूँ, अब देखो ठाठ से निकल रहा हूँ। वो मुझे हैरानी भरी नज़रों से देखता था कि कैसा लड़का है भाई, यहाँ तो अंदर में भूत प्रेत दिखाई देते हैं कुएं वाला इलाके में, अरे कैसे अकेले इसमें सो जाता है। वो भी इसी बात पर शायद हैरान होगा। खैर,
अब 1 हफ्ता हो गया था। अब मैं रात को 10 बजे चाचा की दुकान पर जरूर जाता था अंडा खाने के लिए। अब वो सर्दी वाली रात थी, ठंड ज़्यादा बढ़ी हुई थी और अंडा तो मुझे बेहद पसंद था शुरू से ही। वो ठंड भरी रात थी, मैं आग तो जला चुका था, लेकिन आग से मुझे थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा था। सोच रहा था कि बस चाचा की दुकान पर जाए ना तो वो भी घर निकल जाएंगे। ठंड का टाइम है, ग्राहक कोई मिलेगा नहीं, और जो पैसेंजर रात को आती थी ना, बस उसी टाइम तक वो अपना अंडे की दुकान लगाते थे। पैसेंजर चली जाती थी ट्रेन, और उसके बाद अपना सामान समेटते थे साइकिल पर बांध करके और गांव चले जाते थे। मैं सोचा कि ज़्यादा देर होगा ना, ठंड का टाइम है, फिर चाचा कहीं चले न जाए, फिर ना तो अंडा मिलेगा ना चाय मिलेगा। आग जलता छोड़ करके अपने जो दरवाज़ा था फैक्ट्री का, और मैं चाचा के पास पहुंच गया। ठंड काफ़ी लग रहा था, शीतलहर थी, और एकदम ऐसा ही लग रहा था कि कंबल कहीं ओढ़ना ना पड़ जाए। मैं जो भी था गर्म कपड़े पहन करके और वहाँ पर पहुँच जाता हूँ। वहाँ पर जाता हूँ तो शीतलहर का असर वहाँ भी देख रहा है। चाचा भी आग जलाए हुए थे, आग का आनंद ले रहे थे। ग्राहक कोई नहीं था। अभी जो पैसेंजर थी, ट्रेन थी ना, लास्ट ट्रेन अभी आई नहीं थी, शायद आधा पौना घंटा लेट थी, और उसी के चाचा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे देखते ही खुश हो गए, कहने लगे, संतोष सब कुछ ठीक ठाक है ना बेटा? मैंने बोला, हाँ चाचा सब कुछ मज़े में है, आज ठंड कुछ ज़्यादा बढ़ी हुई है। और तब चाचा कहने लगे, हाँ बेटा आज तक ठंड तो कहर ढार रही है, देखो ना तभी तो मैं आग जला कर बैठा हुआ हूँ। अब इसके बाद चाचा मुझे अंडे छिल के देते हैं, अंडा का मज़ा लेता हूँ, फिर गरम गरम चाय देते हैं और हम लोग बातचीत करने लग जाते हैं। पूछते हैं कि बेटा कोई दुख तकलीफ तो नहीं हुआ, ऐसा जो मैंने तुम्हें बताया था ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आया? मैंने बोला, क्या चाचा कैसी फालतू बात करते हो, अरे ये भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है, आपको कभी नज़र आया? मैं बात को दोहराता हूँ। तब कहते यार तू रहने दे भाई, अब तेरे से मैं जीत नहीं पाऊँगा, चल अच्छा है गांव के पास में तेरा काम मिल गया, कहीं इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, अब दिल लगा कर यहीं पर काम कर, सब कुछ ठीक है ना? मैंने बोला, हाँ चाचा सब कुछ ठीक है। हम लोग बातचीत कर रहे थे, आधा पौन घंटा कब निकल गया था और पैसेंजर ट्रेन आ चुकी थी। कुछ मुसाफिर अब उतरते हुए आए, और वो भी अंडे के दुकान पर। ठंड काफ़ी थी, अंडा खाते हैं, चाय पीते हैं और फिर अपने अपने रास्ते पर। मैं भी सोचा कि काफ़ी देर हो चुका है, अब चलें अपना ड्यूटी पर। अब चाचा भी अब सामान समेटेंगे, अब तैयारी करेंगे। अब सारे लोग जाने के बाद में चाचा भी कह रहे थे कि ठीक है बेटा अब सामान समेटता हूँ और फिर मैं भी निकलता हूँ अपने घर, ठंड काफ़ी है ना, आज जल्दी पहुँच जाऊँ वही सही रहेगा। अब मैं भी कहता हूँ चाचा मैं भी चल रहा हूँ, आग जलता हुआ छोड़ आया हूँ, पता नहीं अब क्या होगा, बुझा होगा कि अभी जल रहा, कुछ कहा नहीं जा सकता। और उसी वक्त एक कंबल ओढ़े हुए लड़की अब मुझे दिखाई देती है, चाचा के दुकान से थोड़ी दूर पर खड़ी हुई। कंबल, काला कंबल ओढ़े हुए, चेहरा पूरा एकदम ढके हुए। एक नज़र देखने में वो लड़की तो लगती ही नहीं थी। जब मैं उसको देखता हूँ ना तो ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कि आखिर यहाँ पर क्यों है, स्टेशन है भाई, ये लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन अब जो ट्रेन कोई थी, सारी एक्सप्रेस ट्रेन थी जो यहाँ रुकती नहीं थी, पैसेंजर ट्रेन अब आगे निकल चुकी थी। और तब मेरा ध्यान उस पर बरबस जा रहा था कि आखिर ये कौन है, कंबल ओढ़े हुए, लड़का है लड़की, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और वो जैसे ठंड से कांप रही हो, फटा हुआ कंबल अब ओढ़े हुए गंदगी से भरा हुआ, और एक जगह पर खड़ी हुई जैसे ठंड से कांप रही हो। मैं उसको इशारा करके बुलाता हूँ, अरे इधर आओ इधर आओ। मैं चाचा से कहता हूँ, चाचा कुछ अंडे हैं आपके पास में या ख़त्म हो गए? चाचा कहते कि बेटा 3 अंडे बचे हुए हैं। मैं बोलता हूँ कुछ ज़रा छील कर दे दो, देखो ना ये लड़का है लड़की को समझ में नहीं आ रहा है, और ये देखो ठंड से कांप रहा है, इसको दे दो, मेरे खाते में लिख देना, जब सैलरी मिलेगी मैं पूरा पैसा चुकता कर दूंगा। चाचा मुझे अंडे छिलकर मेरे हाथ में पकड़ा दिए, ले बेटा तू अपने हाथ से नेक काम कर ले, खिला दे इसको। मैं उसके आगे जाता हूँ और देता हूँ कि आप ये खा लो, आप पता नहीं आप लड़का है लड़की मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कंबल ओढ़े हुए हो। और वो जो लिफाफा था अंडे वाला, और वो पकड़ ले, लड़का है लड़की मुझे तो उस वक़्त में ही समझ नहीं आया था। चेहरा पूरा ढके हुए, सिर्फ मुंह का थोड़ा सा हिस्सा खुला हुआ था। अब मैं पहचान ही नहीं पाया, ऊपर से सर्दी भरी रात थी। वो अंडा ले लेती है,
ले लेता है या ले लेती, उस टाइम तो मैं अब समझ नहीं पाया था। अंडा ले लिया और उसको 2 मिनट के अंदर में साफ कर दिया। मैं थोड़ा संतुष्ट हो गया। मैं सोचा कि इसका घर बार तो होगा नहीं कोई, तभी तो स्टेशन पर आया हुआ है। अब उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था ना कि लड़का लड़की, मैं फ़र्क नहीं समझ पाया था। कंबल ओढ़े हुए थी। मेरे मन में ये था कि जो भी है अब बेचारा गरीब परिवार से होगा। अब देखो ना ठंड में कहाँ से कोड़ रहा है। अब फिर मैं क्या करूँ, मेरी तो भी नौकरी चालू थी। अब मैं निकल जाता हूँ। चाचा भी अपना सामान बांध लेते हैं और साइकिल पर तैयार कर लेते हैं। चाचा को मैं कहता हूँ, चाचा अब कल मिलते हैं, आप जाओ, मैं भी अपना काम पर निकलता हूँ। चाचा भी मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि जा बेटा अपने काम पर देख, मैं निकल रहा हूँ। मैं अपने फैक्ट्री के गेट पर आ जाता हूँ। आग जो थी ना बुझ चुकी थी। हाँ, सुलग रही थी लेकिन उसमें आँच कम हो चुका था। सूखी लकड़ी थी मेरे पास में। अब फिर मैं इकट्ठा करता हूँ और फिर सुलगा देता हूँ, क्योंकि मैं 12 बजे के बाद ही सोने की तैयारी करता था। अभी तो बहुत टाइम था मेरे पास में। अभी तो 10 साढ़े 10 का वक्त था। मैं सोचा कि थोड़ी देर और आग जला ले के बैठ जाते हैं और फिर आराम से जाकर के सो जाएंगे। अब दूसरा तो कोई काम था नहीं। वैसे ही आग जला करके कुर्सी पर बैठा हुआ और आंखें बंद करके कुछ सोच रहा था। कुछ आवाज़ आई। जैसे आवाज़ आई ना, जो मैं आंखें खोल कर देखता हूँ कि जिसको मैंने अंडा खिलाया था वो मेरे सामने में खड़ा है, आँख से थोड़ी दूरी पर। वैसे ही कंबल, वैसे ही चेहरा ढका हुआ। कंबल भी कई जगह से फटा हुआ दिखाई दे रहा था। अभी भी मैं समझ नहीं पाया था कि वो कोई लड़का है या कोई लड़की है। जब मैं उसको देखता हूँ तो दया भाव आता है। मैं कहता हूँ, भाई आग के पास बैठ जा, आराम मिलेगा। मैं उसको देख करके दया भाव में आ चुका था कि देखो ना बेचारे के पास में कपड़ा भी सही ढंग का नहीं है। ठंड का ये माहौल है, मौसम है। हाँ, मैं देखो आग जला के बैठा हूँ तभी मुझे सर्दी लग रही है। अरे फटा हुआ कंबल ओढ़ कर बेचारा ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहा है। दया आ गई थी। मैं उसको इशारा करता हूँ कि आग के पास बैठ जाओ, थोड़ा गर्मी से राहत मिलेगी। थोड़ा सा दूरी पर आकर के आग के पास बैठ जाता है, मेरे थोड़े से दूर हट करके। हाँ, तब मैं उससे पूछने लगता हूँ कि भैया कौन से गांव के हो और यहाँ पर कभी आपको देखा नहीं। कुछ बोल नहीं रहा था, शांत था बिल्कुल। कभी कभी मेरी तरफ नजरें उठा करके देख लेता था। मुझे लगा कि अभी भूखा है, अभी उसका पेट भरा नहीं है। मेरे पास में कुछ बिस्कुट वगैरह, कुछ भुजा वगैरह था घर से जो मेरे बैग में रखता था। मुझे लगा कि देना चाहिए, बेचारा भूखा है, अभी भी इसका पेट भरा नहीं है। मैं अपने थैले से पूरा सामान निकाल कर देता हूँ कि लो थोड़ा पेट भर लो। यही था मेरे पास में, सब कुछ वो ले लेता है और 2 मिनट के अंदर में साफ। फिर मेरी तरफ देखता है। अब मैं बोलता हूँ, भाई मेरे पास में अब कुछ बचा नहीं है। जो था मैंने आपको अंडे भी खिला दिए और जो मेरे बैग में था वो भी आपको दे दिया। अब तो सुबह ही कुछ मिल सकता है, लेकिन मेरे पास में पैसे भी नहीं हैं। मैं अपना दुखड़ा अब उसको बताने लगा कि देखो अगर मेरी मजबूरी नहीं होती तो मैं भी यहाँ काम नहीं करता। तुम हो कहाँ के? इसके बाद मैं अब उस पर सवाल दाग रहा था, लेकिन वो अभी भी उसका मुंह खुल नहीं रहा था। कभी कभी आग की तरफ देखता था और कभी कभी मेरी तरफ। अब इसके बाद वो उठता है और एक साइड को चल देता है। मैं उसको रोकता रहता हूँ कि अरे रुको सही, रुको सही, इस ठंड भरी रात में कहाँ जाओगे? कम से कम यहाँ आग तो है, आराम तो मिलेगा। लेकिन वो मेरी बोली पर रुका नहीं। अंधेरे में अब वो गायब हो चुका था, धुंध चल रही थी और धुंध में वो खो सा गया था। बड़ा अजीब लगा उसको उठ के जाना। मुझे लगा कि बहुत बेचारा परेशान है। मैं उसके बारे में सोचने लगा। जितना सोचता था दया भाव आती थी। अगर मेरे पास में ऐसा कुछ पैसा होता, रुपया होता तो मैं इसकी मदद ज़रूर करता था। अब फिर वक्त हो चुका था, रात का 12 बज चुका था। अब मैं आग को एक तरह से ख़त्म करता हूँ और फिर अपने केबिन में आ जाता हूँ। मेरे पास जो भी अब गर्म कपड़े थे ओढ़ करके अपना नींद का मजे लेने लगता हूँ। रात निकल जाती है, कोई विशेष बात नहीं होता है। मैं उसी के बारे में रात में कई बार सोचा था। जब भी नींद खुलती थी मुझे लगता था कि कहीं आसपास में तो नहीं है। आग तो बुझ चुकी थी लेकिन वो मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। 3 दिन गुजर गए थे। 3 दिन मेरी ड्यूटी करते हुए और बीत चुका था उससे मिलने के बाद में, लेकिन 3 दिन के बीचों में वो कभी मुझे नज़र नहीं आया।
वैसे ही एक रात को फिर मैं 10 बजे चाचा के पास जाता हूँ और वहाँ चाय पीने के लिए, अंडे खाने के लिए। तब मुझे उसी स्थान पर खड़ा हुआ वही लड़का दिखाई देता है। अभी मैं उसको लड़के का नाम ले रहा हूँ क्योंकि मैं जान नहीं पाया था कि वो लड़का है कि लड़की है। उसी कंडीशन में सेम कंबल, फटा हुआ कंबल, चेहरा ढका हुआ, चेहरे पर कोई ऐसा भी नहीं था कि जब गोरा है काला है। अब रात का मामला था। मैं उस टाइम भी दया भाव दिखा करके चाचा से 2 अंडे दिलवाता हूँ। चाचा मेरे खाते में लिख लेना, जब तनख्वाह मिलेगी मैं आपको पैसा दे देता हूँ। चाचा चले जाते हैं साइकिल बांध करके और मैं उन्हीं के साथ अपना काम पर निकल आता हूँ। और जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ, आग जलाता हूँ। ठंड भी आज काफ़ी थी, दिन में बरसात भी हुआ था तो ठंड का असर बढ़ चुका था। जब मैं आग जला के बैठता हूँ ना, और जैसे ही मुड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जहाँ मेरी मटका रखा था पानी पीने वाला, वहाँ पर आकर के वो लड़का बैठ चुका है। बैठना चाहिए था आग के पास में, लेकिन वो मटके के पास में शायद प्यासा था। और जब मैं उसको देखता हूँ तब कहता हूँ, दोस्त प्यासे हो क्या? उसने सर हिलाया। मैं बोला कि गिलास वहीं रखा है और निकाल लो अपना पानी पियो, इसके बाद आग के पास बैठ जाओ। तुम थे कहाँ इतना दिन? तुमने बताया नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम उस रात तो उठ के चले गए थे। कहाँ गए थे? आसपास में तुम रहते हो क्या? क्या तुम बोल नहीं पाते? गूंगा हो? तुम्हारी जुबान नहीं है? अरे कुछ हाँ ना में तो अब बताओ। पानी पीने के बाद गिलास रख करके आग के थोड़ी दूरी पर आकर के बैठ गया। मैं उसे वही सवाल पूछ रहा था कि तुम किस गांव के हो भाई? तुम इस स्टेशन के साइड में इधर उधर क्यों भटक रहे हो? तुम्हें अपने घर पर होना चाहिए, तुम्हारे माँ बाप चिंता में होंगे। लेकिन उस रात भी कुछ देर मेरे पास में बैठा रहा, फिर उठा और फिर जिधर गया था पहले उधर निकल जाता है, धुंध में गायब हो जाता है। मैं सोचा कि ऐसा ही है, ये भूखा होता है तो मेरे पास में आता है, और पानी पीना था तो मेरे पास में आ गया और फिर चला गया। अब ये उसके बारे में ऐसा ही ख्याल अब सोच लिया था, ये मतलबी किस्म का लड़का है, अपना मतलब रखता है, ना अपने बारे में बताता है। अगर गूंगा भी हो तो कम से कम इशारा तो करे कि हाँ मैं गूंगा हूँ। वो भी कुछ नहीं कर रहा था। फिर 3 दिन बीत जाता है। 3 दिन के बाद में जब मैं अंडे खा करके जब आ गया, जहाँ आग सुलग रही थी, अभी भी ठंड का मौसम था और दिन में और शाम के टाइम में बारिश हुई थी तो ठंड का असर बढ़ ही चुका था। वो आग के थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ था। आग तो जल नहीं रही थी, बस सुलग रही थी। जब मैं उसको देखता हूँ ना तो हैरानी से, ये कब आ गया? फिर मैं उससे पूछता हूँ कि तुम मेरा सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? तुम हो कहाँ के भाई? तुम रात भर इधर उधर कहाँ भटकते रहते हो? देखो ज़माना ठीक नहीं है, ऐसे में लड़कों को अब इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। मैं अभी तक उसको लड़का ही समझ रहा था। तब उसकी आवाज़ पहली बार निकली। आवाज़ बड़ी पतली सी थी। वो जवाब देता है, मेरे सवालों का जवाब देता है कि मैं पास का ही रहने वाला हूँ। आवाज़ बिल्कुल पतली सी, जैसे लड़की की आवाज़ हो। पहली बार आवाज़ सुन करके मैं थोड़ा हैरान हो जाता हूँ। तब मैं उससे दूसरा सवाल पूछता हूँ कि आखिर तुम भटकती क्यों? अभी मुझे लगा कि कई लड़कों की आवाज़ पतली होती है और ऐसे ही होगा। मैं बोला कि रात में तुम भटकते क्यों हैं? तुम्हारा घर बार तो है ना, तो अपने घर में क्यों नहीं रहते? रात के टाइम में भटकना ठीक नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है। तब अपना कंबल जो था ना, बैठे हुआ था, उठ गया, कंबल हटा देता है। कंबल जब हटाता है ना तो अंदर से दूसरा रूप उसका निकल करके अब मुझे दिखता है। वो तो लड़की थी, एकदम लड़की। और कंबल जब ढक लेती थी ना अपने आप को तो पहचान में नहीं आती थी कि लड़का है कि लड़की है। पूरा बाल को जैसे ढक लेती थी, कंबल इस हिसाब से लपेट रखा था। जब मैं उसको देखा ना पहली नज़र में तो मैं तो इसको लड़का समझ रहा था, ये तो लड़की निकली। मैं बड़ा एकदम चौंक जाता हूँ कि तुम लड़की हो। तब वो मुस्कुरा के कहती है कि हाँ मैं लड़की हूँ। मैं बोला कि तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा घर बार है, तुम लड़की जात होकर के रात में इधर उधर भटक रही हो? अरे ये जानती न कैसा इलाका है? तब कहने लगी हाँ मुझे पता है, तभी तो अपने आप को ढक कर के निकलती हूँ, मुझे कोई पहचान ना सके। मैं उसको देख करके बड़ा आश्चर्य में पड़ गया था। तब मैं पूछता हूँ उससे कई सवाल
कि ऐसा तुम क्यों करती हो। तब वो रोने लगी। कहने लगी कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मैं पूछा कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं ना। तब कहने लगी कि हाँ, वो तो जिंदा है। तब मैं बोलता हूँ कि तुम क्यों नहीं चली जाती अपने माँ बाप के पास में। क्या तुमने घर से झगड़ा किया हुआ है, कुछ गलत काम किया है, इस वजह से तुम अपने घर पर नहीं जा रही हो। तब कहने लगी कि हाँ, मैंने किया था। अब मैं जाना भी चाहती हूँ लेकिन जा नहीं पाती हूँ। मैं बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। कैसी लड़की है भाई। मैं उससे पूछता हूँ कि देखो, माँ बाप बच्चों की गलती माफ़ कर देते हैं, तुम अपने घर लौट जाओ। तब वो लड़की कहती है कि मैं कई बार जा चुकी हूँ, आज भी गई थी, लेकिन मेरे लिए घर का दरवाज़ा खुलता नहीं है। मेरे लिए दरवाज़ा बंद हो चुका है। मैं चाहकर भी अपने घर पर नहीं जा सकती। घर का दरवाज़ा मेरे लिए खुलता ही नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे है भाई माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए, अगर मान लो कोई बच्चा गलती भी कर लिया है तो उसकी इतनी बड़ी सज़ा तो नहीं देना चाहिए ना। घर का दरवाज़ा तो खुला रखना चाहिए अपने बच्चों के लिए। हाँ, गलती का एहसास जरूर कराना चाहिए कि ऐसी गलती दोबारा ना करें। लेकिन ऐसा कौन सा निर्दयी माँ बाप होगा जो अपने बच्चे को अपने घर से दूर रखेगा, और वो भी खास करके जवान लड़की को। मुझे बड़ा आश्चर्य, विस्मय सब कुछ हो रहा था। तब मैं कहने लगा कि चलो, कितना दूर है आपका घर, पास में है या ज़्यादा दूरी पर है। तब कहने लगी कि ना तो पास है ना ज़्यादा दूर है, आपको जाने में आधा घंटा का समय लगेगा। मैं सोच में पड़ गया कि ये काम छोड़ करके अब उसको घर तो नहीं जा सकता। मैं सोचने लगा कि चलो किसी दिन उसके घर पर जाऊंगा। पूछने लगा कि तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है। तब वो कहने लगी कि छोड़िए ना, मैं अपने माँ बाप को नाम अब लेना भी नहीं चाहती हूँ। वो गुस्से में दिखाई देने लगी। जब मेरे लिए घर का दरवाज़ा बंद है तो मैं उनका नाम क्यों बताऊँ। वो अपनी जिद पर अड़ गई थी। तब मैं कहने लगा कि आखिर तुम रोड पर भटकते भटकते रात में कहाँ सोती हो, क्या करती हो, खाना कैसे खाती हो। तब वो कहने लगी कि आप जैसे कोई मिल जाता है ना तो मुझे खाना वाना दे देता है। मुझे प्यास लगी थी तो मैं आपके मटके से पानी पी लिया। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी चल रही है। मुझे तो बड़ा दया उस पर आ रही थी। अब मन ही मन मैंने अब उसके लिए कुछ सोचा था, लेकिन लड़की जात थी ना। अगर लड़का होती तो मैं वो काम संभव भी कर सकता था। मेरे घर में बाहरी वाली हिस्से में एक और घर था जहाँ पर हम लोग चारा वगैरह रखते थे, लेकिन अब हमारे पास में जानवर थे ही नहीं तो वो घर खाली था। मैं सोचा था कि अगर लड़का होता ना तो उसको घर हम दे देते कि यहाँ पर तुम रहो जब तक रहना है। लेकिन ये लड़की थी। अब मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, गांव वाले क्या सोचेंगे, मैं इस चीज़ में उलझा हुआ था। तब वो कहने लगी कि आप मेरी चिंता छोड़िए, मैं आपके लिए आपके पास एक काम से आई थी। जब मैं चिंता कर रहा था और वो अचानक मुझसे सवाल पूछती है कि मैं आपके पास एक काम से आई थी। तब मैं जो के कहता हूँ कैसा काम। देखो, मेरे पास में तो पैसे नहीं हैं, अभी मेरे सैलरी मिली नहीं है, अब मैं कोई आपका मदद नहीं कर सकता और ना मेरे पास में अभी खाने पीने का है, तो ये भी आप भूल जाओ। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। देखो, सोने के लिए हमारे पास अब ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास ना कंबल है, जो कुछ है मेरा यही कुछ है, सब कुछ दिखा देता हूँ, तो कैसी मदद चाहिए। तब कहने लगी कि बस एक चीज़ आपको संभाल कर रखना है और वो चीज़ मैं आपको देना चाहती हूँ हिफाजत के लिए। और फिर जब तक मैं पूछूं कि आखिर क्या चीज़ है, वहाँ से उठती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। कुछ ही देर के बाद में दौड़ती हुई, जैसे हवा में तैरती हुई, धुंध को काटती हुई अब मेरे पास में आ जाती है। तब मैं देखता हूँ कि एक लाल रंग का थैला है। थैला मुझे पकड़ा देती है और कहती है कि मेरा जीवन का सारा जमा पूंजी है इसमें, आप इसको सुरक्षित रखिए, अब फिर मैं आपको मिलूंगी। अभी मैं कहीं और निकल रही हूँ, मैं आपको और परेशान करना नहीं चाहती हूँ। आप जब तक मैं उससे कुछ सवाल जवाब करूँ तब तक फिर वो धुंध में गायब हो चुकी थी। मैं तो बस देखते ही रह गया। अब धुंध के अलावा रोड पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मेरे हाथ में लाल रंग का थैला था, थैले में थोड़ा वजन भी था। मुझे लगा कि उसका कपड़ा लत्ता होगा, लेकिन जब मैं थैले को खोलता हूँ ना तो मेरी आंखें चौंधिया जाती है। उसमें महंगे जेवर थे,
सोने के, चांदी के, ऐसे कुछ जेवर थे। हाँ, मैं उस जेवर को देखता रह जाता हूँ। ये तो खाली सोने का है, चांदी का है, ये तो बड़ा महंगा होगा। तब मैं उसके बारे में अनुमान लगाने लगता हूँ कि लड़की शायद घर से अपना जेवर वगैरह लेकर के किसी लड़के के साथ भाग गई थी और कहीं पर ये जेवर वगैरह छिपा कर रखी होगी, अपने प्रेमी के साथ में कहीं गई होगी। मैं जो अंदाज़ा लगाना था मैं लगा लिया था। अब इसके बाद उस थैले को मैं छिपा कर रखता हूँ कि उसने बोला था कुछ दिन आपको ये हिफाजत से रखना है। मुझे लगा कि मेरी जिम्मेवारी बढ़ गई है। फिर उसके बाद में वो लड़की कई दिनों तक मुझे नज़र नहीं आती। मैं रोज़ आता था ड्यूटी पर, आग जलाता था, ठंड का टाइम चल रहा था, मैं उसका इंतज़ार करता था। मैं अंडे की दुकान पर जाता था, चाचा से पूछता था वो कंबल ओढ़े वाली लड़की आपको कहीं नज़र आई? लड़की तो नहीं बोल पाया था, लड़का ही, कि वो शख्स लड़का आपको कहीं नज़र आया था? चाचा मना कर देते कि नहीं बेटा, मैं तो कई दिनों से उसको देखा नहीं, शायद अब कहीं गया होगा। क्या काम है बेटा? तब मैं पूछने लगा कि चाचा गरीब परिवार से था ना, मैं सोचा कि ठंड का टाइम है, आता तो आप उसके लिए अंडे दे देते, लेकिन वो था ही नहीं। कई दिन हो चुके थे। मैं जो जेवर था उसका संभाल करके अपने ही घर में, अपने काबू में, ना तो अपने परिवार में किसी को बताया था कि मैं ऐसा जेवर अपने घर में रखा हूँ, अपने जिम्मे में, अपने ट्रंक में, ताला चाबी बंद करके सुरक्षित। मैं निश्चित था बिल्कुल कि जब वो लड़की मांगेगी मैं उसका जेवर वापस कर दूंगा। धीरे धीरे मैं उस लड़की को याद करने लगा। उसकी बोलचाल, जो भाषा थी, हंसने का तरीका मुझे ऐसा थोड़ा आकर्षित करने लगा था। लेकिन मैं जानता था कि वो घर से भागी हुई लड़की है और वो अकेले तो भागेगी नहीं, वो ज़रूर किसी को पसंद करती होगी, उसका प्रेमी होगा। अब मैं फिर सोचता था कि अरे यार, उसका तो खुद प्रेमी है, मैं कहाँ इसके आकर्षण में फंसते जा रहा हूँ। नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है। मैं अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करने लगा। जितना मैं निकालने की कोशिश करता था ना, उसका चेहरा, मोहरा, बोलने का अंदाज मुझे और आकर्षित करता था। कुछ दिनों के बाद बरसात हो रही थी, रात का टाइम था, झमाझम बरसात हो रही थी, ठंड भी था। मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर वाले केबिन में, एक बाहर केबिन था और एक अंदर था। बारिश में केबिन, बाहर वाले केबिन में मैं बैठ नहीं सकता था। उसका जो छत था ना, कई जगहों से टूटा हुआ था और पानी टप 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 केबिन के गिरता था। मैं अंदर चला गया था। अंदर गेट बंद करके आराम से बारिश का आनंद लेता हुआ अपना नींद में मस्त था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुआ। मैं समय देखता हूँ, रात का 12:30 बज रहा है। मैं थोड़ा सा हिचक गया कि कौन हो सकता है भाई? मालिक, मैनेजर तो रात में आएंगे नहीं, तो कौन हो सकता है? मैं पूछता हूँ कि कौन है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। फिर दरवाजे पर दस्तक होता है। मैं फिर पूछता हूँ कि कौन है भाई? ऐसे तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, पहले अपना परिचय बताओ। लेकिन फिर भी कोई मुझे अब बताता नहीं कि अब बाहर में कौन है। तीसरी बार दस्तक होता है। तब मुझे लगा कि खोल के देखना चाहिए। मैं डरपोक तो था नहीं, डरता भी नहीं था, और वही होता है, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ और वही लड़की भागती हुई अंदर आ जाती है, बारिश में भीगी हुई है। मैं जब उसको देखता हूँ, बाल खुले हुए और उसका जो शरीर है बारिश से भीगा हुआ, देख करके ना जाने मुझे ऐसा क्या होने लगता है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। अब मैं काफ़ी देर उसको खड़ा हुआ निहारता देख रहा हूँ, ना जाने उस वक्त मुझे ऐसा क्या हो गया था। तब वो लड़की कहती, दरवाज़ा तो बंद कर लो, दरवाज़ा तो बंद कर लो। तब मुझे सूद आता है, जैसे मैं उसके आकर्षण में फंस चुका था। दरवाज़ा बंद करता हूँ और वो मेरे केबिन में खड़ी और उसके वस्त्रों से टप 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 पानी गिर रहा है। बिल्कुल लड़की के रूप में थी, कंबल कहाँ गया कुछ नहीं, जो भी कपड़ा पहन रखा था उस पर बहुत ही मैच कर रहा था। चेहरा सुंदर था, बाल खुले हुए थे, पानी से लबालब, अब जैसे उसमें से बूंद गिर रही थी। जब उस कंडीशन में देखता हूँ ना, मैं उसके आकर्षण में फंस जाता हूँ। फिर मैं उससे बोलता हूँ कि आप तो भीग गई हो, ठंड लग जाएगा, कहाँ थी इतने दिन, और ये अपना जो अमानत मुझे आपने सौंप रखा था वो कब तक ले जाएंगी? तब कहने लगी, मुझे तौलिया तो दो, देखो मेरा बदन गीला है, साफ करने में मेरी मदद तो करो। तब ना जाने कौन सा जादू था
कि मैं तौलिया उसको देना चाहिए था। अब मैं खुद उसका सर के बाल, अब जो बदन की नमी है उसको मैं साफ करने लगा। कैसे कर रहा था मुझे कुछ भी होश नहीं था। मुझे लगा कि लड़की अब मेरी कोई फ्रेंड है, मेरी मित्र है। मैं उस पर अपना अधिकार समझ रहा था। अब मैं साफ सफाई करते कब हम लोग एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि हमें तो एहसास हुआ उसके बाद में। और तब तक सारा खेल खत्म हो चुका था। लड़की का कोई फर्क नहीं है। हाँ, मैं तो बड़ा एकदम जैसे गिल्टी भाव मेरे अंदर आ चुका था। एक अपराध बोध जो कहा जाता है ना, ऐसा मुझे कि मैंने क्या कर दिया। नहीं नहीं, गलत किया है। अब मैं उससे क्षमा मांगता हूँ कि देखिए, ना जाने मुझे क्या हो गया था। आपको भी तो रोकना चाहिए था, आपने ऐसा क्यों करने दिया। तब वो मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि ये क्षण ही ऐसा था, मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाई। भूल जाते हैं इस बात को। तब थोड़ा सा मेरा जो डर था, हिचक था, वो कम हुआ। और उसके बाद से अब वो एक दिन दो दिन गैप दे करके और वो लड़की आने लगी। अब तो जैसे मेरी वो दोस्त बन चुकी थी। मैं उससे कई बार सवाल पूछता था कि आखिर अपने घर क्यों नहीं जाती हो। और वो हर बार मुझे आंखें तड़ेड़ देती थी कि सब कुछ पूछो, लेकिन घर के बारे में मुझसे मत पूछो कि मैं क्यों नहीं जाती। एक बार बता दिया ना कि मेरे लिए घर के दरवाजे बंद हो चुके, मैं उस घर में दोबारा फिर कभी नहीं जा सकती। तब मैं पूछता हूँ कि आखिर इतना बड़ा निर्णय आपने कैसे ले लिया, किसके साथ आप घर से निकली थी, भागी थी, वो लड़का कहाँ है। जब इस विषय पर मैं जब बोलने लगता हूँ, जब इस विषय पर मैं बात करने लगा कि आखिर आप किसके साथ भागी थी घर से, तब वो लड़की रोने लगती है। मैं उसको चुप कराता हूँ कि नहीं, अब मैं नहीं पूछूंगा। तब वो शांत हो जाती है। ये जो हमारा उसका मिलना था ना, कम से कम 3 महीने तक चला था। 3 महीने के बाद में ना किसी को डाउट होता है, ना मैं चाचा को बताता हूँ, ना अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी उस फैक्ट्री में आते जाते कोई नहीं हमें देखता है। एकदम चुपचाप हम लोग रात को मिलते थे और सुबह होने से पहले वो लड़की चली जाती थी। मैं उसको रोकता था कि तुम कहाँ जा रही हो। वो बताती थी कि मैं अपने ठिकाने पर जा रही, और वो चली जाती थी। मैं बोलता था कि रुक जाओ अभी थोड़ी देर, अभी सुबह हो जाने दो, अभी तो थोड़ा रात दिखाई दे रही। और तब कहने लगी कि तुम्हारी नज़र में अभी रात है, लेकिन मेरी नज़र में सुबह हो चुकी, अब तो मुझे जाना ही होगा। और वो चली जाती थी। धीरे धीरे पूरा जो सर्दी का मौसम था वो तो कभी का ख़त्म हो चुका था, गर्मी भी आ चुकी थी। और उस रात में जो बता रहा हूँ ना, अमावस की रात थी। अमावस एकदम काली अंधेरी रात थी। अब मैं अपना ड्यूटी थोड़ा समय से पहले आ चुका था। कुछ ऐसा काम था, बाज़ार में मैं कुछ काम में बिजी था, और इसके बाद चाचा के दुकान पर। अब फिर वहाँ से जब आता हूँ, गार्ड से मैं चाबी लेता हूँ, दिन वाले गार्ड को, और फिर वो चला जाता है। और तब जाते जाते बोलता है कि देखो थोड़ा आज बच के रहना, आज अमावस की रात है। यहाँ जो आत्माएं हैं ना, रात के टाइम में दिखाई देती है, खास करके अमावस की रात को। मैं उस चौकीदार की बात को दिमाग में लेता तो ज़रूर हूँ, लेकिन इस कान से सुनता हूँ और उस कान से निकाल देता हूँ। हंसता हूँ मन ही मन। अरे कोई आत्मा कोई कहीं नहीं होती, भूत पिशाच कहीं नहीं होते। मैं इन शक्तियों को मानता नहीं हूँ, अपने मन में सब कुछ बोलता रहता हूँ। हाँ, वही होता है जब आधी रात हो जाती है, अंदर मैं अपना केबिन में पंखा चला करके और आराम के नींद ले रहा हूँ। लड़की का कोई अभी आने का संकेत नहीं था। अचानक जहाँ वो कुआं था ना, पुराना कुआं जहाँ पर पेड़ वगैरह थे, वहाँ पर मुझे कुछ हलचल सुनाई पड़ती है। जब हलचल सुनाई पड़ती है तो मुझे लगा कि चोर उचक्का तो नहीं आ गए। मैं डंडा संभाले, टॉर्च लिए हुए और उस कुएं की तरफ धीरे धीरे जाने लगता हूँ। और तब मैं देखता हूँ कि वहाँ पर ऐसा कुछ हलचल हो रहा है, जैसे एक नहीं 2-3 लोग हैं वहाँ पर, काले रंग के, अब ऐसा स्याह सा दिख रहे हैं। मुझे एकदम डाउट हो जाता है कि कहीं बाउंड्री और ऊपर से कूद करके ये लोग तो नहीं आ गए, चोरी का इरादा तो नहीं है इनका। मुझे यही लगा था। मुझे उस पल बिल्कुल नहीं लगा था कि ये जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मेरे जान का खतरा भी हो सकता है। मैं आखिरकार उस जगह पर पहुँच जाता हूँ, और जैसे ही पहुँचता हूँ ना, जो हलचल मुझे दिखाई दे रही थी, जो लोग बाग इधर से उधर आ रहे थे, जा रहे थे,
वो ना जाने कहाँ गायब हो गई। वो जगह बिल्कुल अब एकदम शांत हो गया था। मैं कुएं में देखता हूँ, कुएं के आसपास देखता हूँ, पेड़ों के आसपास देखता हूँ। मुझे लगा कहीं पेड़ पर चढ़कर छिप तो नहीं गए। टॉर्च लगाता हूँ लेकिन कहीं पर कोई नज़र नहीं आता। और आखिरकार जैसे कुआं पर आकर खड़ा होता हूँ ना, 3 लोग काले काले से आकर के मुझे तीनों तरफ से घेर लेते हैं। आगे कुआं है, मैं कुएं में अब उधर कूद भी नहीं सकता था। तीनों आकर के मुझे दाएं बाएं और पीछे से घेर लेते हैं। जैसे ही मुझे एहसास होता है कि मेरे पीछे में है, और जैसे मुड़ के देखता हूँ ना, तो मेरी तो चीख निकल जाती है। इतनी भयानक शक्ल मैंने आज तक कभी देखी नहीं थी। भूत प्रेत कैसा होता है मुझे तो आज तक पता ही नहीं था। और जब मैं उनकी शक्ल देखता हूँ ना, तब मैं चीखने लगता हूँ। और तब मन कहता है कि यही तो भूत प्रेत हैं, ऐसे ही भूत प्रेत होते हैं। स्याह रंग के पूरा बदन उनका, आंखें लाल लाल चमकती हुई, बाल जो सर के थे लंबे लंबे से थे। हाँ, मैं जब देखता हूँ ना तो चीखना शुरू कर देता हूँ, बचाओ बचाओ बचाओ। जितना चीखना था मैं चीखने लगता हूँ। वो मेरे चीखने पर उनको कोई असर नहीं पड़ता है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और शायद उनका इरादा कुछ और ही था। शायद वो मुझे मारना चाहते थे, शायद मुझे कुआं के अंदर धकेलना चाहते थे। मैं तो एकदम एकदम कांप गया था। मुझे लगा कि अब मैं इस जगह से जिंदा लौट नहीं पाऊंगा। मुझे लगने लगा कि मैं अपनी छोटी बहन से मिल नहीं पाऊंगा, अपने भाई को बता नहीं पाऊंगा, अपने पिता से मिल नहीं पाऊंगा। अब अजीब तरह का घबराहट, मन बेचैन। अब बस यही हो रहा था कि कैसे मैं यहाँ से भाग जाऊँ, इनके बीच से भाग जाऊँ। लेकिन मुझे रास्ता मिले तब ना। आगे कुआं और 3 पीछे भूत प्रेत, जो मैं जानता नहीं था कि भूत प्रेत पहली बार मैंने देखा था। चिल्ला रहा था बचाओ बचाओ, लेकिन आधी रात के वक्त में कौन आता भाई, कौन, वो भी फैक्ट्री के अंदर, कौन आता मुझे बचाने के लिए। आखिरकार अब मुझे ऐसा लगने लगा कि वो मेरी तरफ अब आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और मैं पीछे हट रहा हूँ, पीछे हट रहा हूँ। मुझे लगा कि बस एक कदम और पीछे हटाना तो मैं कुएं में गिर सकता हूँ, और फिर मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। और तभी एक कड़कती हुई आवाज़ सुनाई पड़ती है। आवाज़ में जब सुनता हूँ तो मुझे जानी पहचानी लगती है। और वो फिर जो मैं देखता हूँ ना, तो एकदम आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। ये लड़की जो मेरी दोस्त थी, जो मेरे साथ में रात गुजारती थी, और वो दरवाज़ा बंद था, हाँ, अंदर कैसे आ गई। पेड़ के पास से अब वो दौड़ती हुई अब मेरी तरफ आ रही थी। हट जाओ, इसको छूना नहीं, इससे हट जाओ, परे हट जाओ, इसको हाथ मत लगाना, इसको हाथ मत लगाना। और चीखती चिल्लाती अब आखिरकार मेरे पास पहुंच गई थी। जैसे ही आती है ना, तीनों काले रंग का जो अब भूत, मैं उनको बोल सकता हूँ, भूत प्रेत जो भी बोलना था मैं बोल सकता हूँ, तीनों अंधेरे में गायब हो जाती है। हाँ, मैं अब इतना भयभीत हो जाता हूँ ना कि मैं डर के मारे बेहोश हो जाता हूँ। मैं भूत प्रेत कभी देखा नहीं था। हाँ, मेरी जान जाते जाते बची थी। अगर ये मेरी दोस्त नहीं आती तो मैं तो शायद कुएं के अंदर गिर के मर चुका होता। हाँ, मैं ऐसा चक्कर आता है कि मैं अपना होश खो बैठता हूँ। जब मुझे होश आता है ना, लड़की मुझे केबिन में ले करके और बैठी हुई है। मुझे बार बार होश लाने की कह रही है, मेरा नाम लेके बोल रही, संतोष संतोष तुम ठीक हो ना। तब मैं आँख खोलता हूँ। उस लड़की को देख करके मुझे अच्छा लगता है। तब वो कहती है कि तुम्हें पता नहीं था कि वहाँ कुएं पर भूत प्रेत अमावस की रात को दिखाई देते हैं? तुम उस जगह पर क्यों गए थे? तुम उस जगह पर क्यों गए थे? वो लड़की बोलते बोलते जब उसका रंग रूप बदलने लगा ना, उसकी आंखें अजीब ढंग की होने लगी, जैसे उसमें से चमक आ रही हो। मैं उसकी बदलते हुए चेहरे की तरफ देख रहा था, और अचानक चीखती चिल्लाती फिर कुएं की तरफ भागती है, जैसे वहाँ पर किसी को देख लिया हो। मैं उसी जगह पर खड़ा अपने केबिन के पास में, मैं उसको भागता हुआ देख रहा हूँ। चीखती चिल्लाती कह रही है, तुम लोग फिर आ गए, तुम लोग को बता दिया ना कि वो मेरा दोस्त है, तुम उसको अब मार नहीं सकते, उसके साथ में तुम कुछ गलत नहीं कर सकते। फिर वहाँ पर बहुत सारा शोर सुनाई अब आने लगा था, जैसे वहाँ पर एक तरह का लड़ाई चल रही हो। अचानक जैसे कुएं में छपाक छपाक गिरने की शोर सुनाई देने लगी। कई प्रकार का शोर वहाँ पर अब सुनाई दे रहा था,
जैसे कुएं में बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं और आखिरकार सब शांत हो जाता है। मेरा तो हालत खराब हो चुका था। आज जब मैं देखता हूँ कि मेरे दोस्त कहाँ हैं, दोस्त का नामो निशान तक नहीं होता है। मेरी तो हिम्मत नहीं होती कि उस कुएं पर जाऊं। और आखिरकार जब पूरी रात निकल जाती है, मेरी दोस्त नहीं आती है, और तब मैं सुबह का वक्त डरते डरते कुएं पर जाता हूँ। ना तो वहाँ पर ऐसा कोई निशान मिलता है कि मेरी दोस्त यहाँ पर कहाँ पर है, कुछ पता नहीं लगता है। हर तरफ मैं ढूंढ लेता हूँ, लेकिन वो लड़की दिखाई नहीं देती है। मैं कुएं में झांक के देखता हूँ कि कहीं भूतों से लड़ते लड़ते कुएं में तो ना जा गिरी हो, लेकिन वो कुएं में भी नज़र नहीं आती। उस रात मेरी जो हालत ख़राब हुई थी और जो मैंने महसूस किया था ना, मैं आज तक कैसा ऐसा कभी भुगता नहीं था। इतनी डर, इतनी बदन में जो सिहरन उठ रही थी। आखिरकार सुबह होती है तो मैं डरा रहता हूँ कि मेरी दोस्त कहाँ चली गई और वो अंदर कैसे आई। उस टाइम मैं अब ये सोचता नहीं कि मेरे दोस्त को क्या हुआ। सुबह का गार्ड आता है और मेरी चेहरा जो पीला पड़ा हुआ सब देख कर कहता है, भाई कुछ हादसा तो नहीं हो गया? कल रात की अमावस की रात थी ना, मैं आपको बताया भी था। कुछ भूत प्रेत तो नहीं देखा? मैं कुछ उससे बोलता नहीं हूँ, चाबी पकड़ाता हूँ और सीधा घर पर जाने के बाद मैं सब सोचने लगता हूँ। और तब मुझे ध्यान आता है कि अपने पिताजी से सब बातें बतानी चाहिए। ये लड़की कैसे आ सकती है? गेट बंद है, जब तक मैं गेट को ना खोलूँ मेरी दोस्त अंदर नहीं आ सकती। जब भी आती थी दरवाजे पर नॉक करती थी और तब जाके मैं दरवाज़ा खोलता था। क्या भूतों से कैसे लड़ सकती है वो? कई तरह का मेरे मन में सवाल थे। आज सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं रहा था। पिता से मैं सारी बातें शेयर करता हूँ, कोई बात छिपाता नहीं। आज जब पिता मुझे बताना शुरू करते हैं कि बेटा उस जगह से अब तू जितना जल्दी नौकरी छोड़ना है छोड़ दे, आज रात तू उस जगह पर जाएगा नहीं, हमें तेरे पैसे की ज़रूरत नहीं है, तेरा भाई कमा रहा है ना, उसी में गुजारा कर लेंगे। वहाँ पर तेरी जान का खतरा है। वहाँ पर जो तुझे आत्माएं दिखी थी वो तो आत्मा अब भूत प्रेत तो है ही है। और ख़ास करके तेरा जो मित्र है ना, जो लड़की जो उन भूतों को भगाई थी, वो भी एक प्रेत आत्मा है। जब मेरे पिता ये सब बातें बताते हैं ना तो मैं तो बड़ा सिहर जाता हूँ। मैं बोलता हूँ कि उसने मुझे एक ऐसा अब थैला दिया था, उसमें सोने चांदी का जेवर है। हाँ, तब पिता कहते कहाँ है वो, कहाँ है, जल्दी मेरे पास में लेके आ। आज जब मैं जा कर के ट्रंक खोलता हूँ, थैला ही गायब है। थैला कहाँ चला गया, ताला बंद है और कैसे अब गायब हो सकता है। मैं पिताजी को आके बोलता हूँ और तब पिताजी कहते हैं कि तू बच गया, आज के बाद उस काम पर कभी नहीं जाएगा। मेरे भैया से अब पिताजी सब बात कराते हैं। अब भैया भी वो भी डर जाते हैं कि नहीं छोटे, तू नहीं जाएगा, तू मेरे साथ में चल, मेरे साथ में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। और आखिरकार मैं भैया की बात मान लेता हूँ और भैया के साथ मेहनत मजदूरी पर निकलने लगता हूँ। जब अंडे वाले अंकल से मेरी बात होती है और मैं पूरा कहानी सुनाता हूँ ना, तो उनको विश्वास नहीं होता है कि ऐसा भी हो सकता है। वो मानते थे, वो कहते थे कि जो नाइट का गार्ड था उसने बताया था कि मैं उस कुएं पर हलचल देखा था और वहाँ पर एक नहीं कई सारे आत्माओं को देखा था। लेकिन उस लड़की के बारे में वो बिल्कुल नहीं जानते थे। वो भी बताते हैं कि बेटा मुझे तो लगता है कि वो भी लड़की उसी कुएं में अब रहती होगी और तुम्हें झूठ बोलती थी और देखो तुम्हारे साथ संबंध भी बनाती थी। आखिर वो जेवर वाला थैला कहाँ गया? बाकी सोचने वाली बात थी। इसके बाद मैं भैया के साथ ही काम करता था। मेरी बहन का शादी अब हो तो गई थी कर्जे वर्जे काढ़ करके। अब इसके बाद भैया की सब शादी होती है और उसके बाद हमारा घर का स्थिति ठीक होता है। भैया मेहनत मजदूरी का काम छोड़ करके एक दुकान करते हैं चाय नाश्ते का। उस पर हम दोनों भाई मिल कर के मेहनत करते हैं और इसके बाद हमारा जो घर की गरीबी है, धीरे धीरे गरीबी से हम उबर पाते हैं। लेकिन उसके बाद वो लड़की कभी मुझे नहीं मिली। मैं कभी अगर मिल भी गई ना तो मैं उससे मिलना नहीं चाहता था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी संतोष जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।
और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, फिर मिलते हैं ना कल इसी चैनल पर, इसी समय पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।